सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के सारे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज प्रेयर मीटिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो पहला तो है को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। तो मुझे पता है कि आपको इसका मतलब नहीं पता होगा को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट में जैसे कि ये पूछ रहा है प्रेयर मीटिंग किसके इंक्लूडेड होती है। देखिए, प्रेयर मीटिंग एक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है। पहली बात तो इट इज ए नॉन एकेडमिक। ठीक है, और ये क्या प्रमोट करती है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटी ये प्रमोट करती है आपके पास मोरल वैल्यूज। ठीक है, दिस नॉन एकेडमिक एक्टिविटी प्रमोट्स द मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन डिसिप्लिन यूनिटी। ठीक है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके पास कहाँ पर आती हैं, ये मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, यूनिटी, ये आपके पास सब कुछ को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट में आता है। ठीक है, को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट आपके पास क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जिसके अंदर जो जिसका कोर फोकस यही है कि मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, यूनिटी, इमोशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस को देखूं मैं, फिजिकल एस्पेक्ट में आपके पास प्रेयर मीटिंग क्यों नहीं आती है ये। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट में आपके पास बेसिकली आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, प्लेग्राउंड्स, फर्नीचर। ठीक है, तो प्रेयर एक्टिविटी इसमें नहीं आ सकती है। तीसरा देखूं तो पेरेंटल साइड, पेरेंटल साइड डेवलपमेंट में आपके पास इसमें बेसिकली आपके पास पीटीएम से इन्वॉल्व होते हैं ना। ठीक है, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पेरेंटल साइड भी नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, एजुकेशनल एस्पेक्ट में देखूं तो मैं जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि आपके पास ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही नहीं बनता है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्ट आंसर है एकदम, वो मेरे पास फर्स्ट आंसर है। ठीक है, और ये आपके पास आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके पास संस्कृत विभाग में, संस्कृत एजुकेशन, संस्कृत विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि अभी 2024 में हुआ था, उसमें आ रखा है क्वेश्चन ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास सारे संस्कृत विभाग में आ रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास, सुपरविजन विच इज बेस्ड on the behavior such as I told him to do this, I told him to do this, what does this indicates, this is something top down approach, this is command based approach। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई सुपरवाइजर आपके पास कोई ऑर्डर्स दे रहा है। ठीक है, विदाउट एनी कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह की क्या है, ऑटोक्रेटिक सुपरविजन है ये। ठीक है, ऑटोक्रेटिक सुपरविजन में क्या होता है, आपके पास सुपरवाइजर कंट्रोल्स ऑल डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नो इनपुट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑटोक्रेटिक सुपरविजन में क्या होता है, आपके पास कंट्रोल्स ऑल डिसीजन। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास नो इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अगर मैं दूसरे ऑप्शन देखूं, दूसरे ऑप्शन आपके पास गलत क्यों है। पहला आपके पास कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन में आपके पास क्या होता है, यहां पर दिया जाता है गाइडेंस। देखिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन में आपके पास गाइडेंस, सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट, ये चीजें साथ में काम करती हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास कोई ऑटोक्रेटिक काम नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई कमांड बेस्ड काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन यहां पर नहीं आ रहा है इस काम में, आई टोल्ड हिम टू डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं प्रिवेंटिव सुपरविजन। प्रिवेंटिव सुपरविजन आपके पास क्या होता है, प्रिवेंटिव सुपरविजन में आपके पास क्या होता है, प्रिवेंटिव सुपरविजन में आप पहले किसी प्रॉब्लम को समझें, उसको रिमूव कर दें ताकि वो आपके पास आगे से राइज ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होती है, प्लानिंग। ठीक है, तो ये प्लानिंग का काम है, यहाँ पर एक तरह का प्लानिंग का काम हो रहा है, इसलिए आपके पास ये इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई कमांड नहीं दी जाती, यहाँ पर प्लानिंग से काम होता है। ठीक है, मोटिवेशनल ऑब्जर्वेशन, मोटिवेशनल ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या रेफर करता है, देखिए मोटिवेशनल ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या हो रहा है, मोटिवेशनल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर इंकरेज किया जा रहा है जिससे कि आपके पास इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, ये आपके पास सपोर्टिव एंड डेवलपमेंट फॉर्म है। ठीक है, तो आपके पास ये कमांड बेस्ड फॉर्म वापस से नहीं है, तो आपके पास ऑटोक्रेटिक सुपरविजन बनता है इस क्वेश्चन का आंसर, आई टोल्ड हिम टू डू दिस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बिलो, द प्रिंसिपल वर सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल ने आपके पास क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे आपके पास मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो हेनरी फॉयल था ना आपके पास, ये आपके पास एक तरह का फाउंडेशनल फिगर था मैनेजमेंट थ्योरी का। ठीक है, 20वीं सेंचुरी का मॉडर्न बंदा था ये। ठीक है, तो इसने आपके पास 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन 14 प्रिंसिपल में आपके पास क्या क्या थे, मैं आपको बोल के बताता हूँ, लिखता नहीं मैं इसके अंदर, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क आपके पास जैसे इसके अंदर आ गया, सही है ये। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, चलो वो इसके अंदर नहीं है, इसने तो 5 ही लिखे हुए हैं ना। तो और था आपके पास डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आ गया इसके अंदर। ठीक है,
यूनिटी ऑफ कमांड था, यूनिटी ऑफ कमांड भी है इसके अंदर, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, चलो वो इसके अंदर नहीं है, हम याद रखेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये था, तो ये वो भी इसके अंदर नहीं है। रिम्यूनरेशन था, रिम्यूनरेशन काउंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन है आपके पास, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। स्केलर चेन था, ऑर्डर था, और आपके पास इक्विटी था। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल और इनिशिएटिव और एस्पिरिटिक कॉप्स, ठीक है। तो मतलब कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फॉर द गिवन कोड बिलो, तो यहाँ पर ए बी डी ई बन रहा है आपके पास, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट पीवाईक्यू पे चलते हैं। अ लीडर डिवाइड्स वर्क अमंग पीपल, दिस फॉल्स अंडर विच फंक्शन ऑफ लीडरशिप। देखिए, अब जो लीडर आपके पास जब कोई काम डिवाइड करता है ना, ठीक है, तो वो एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन काम कर रहा है। लीडर जब एक कोई काम को डिवाइड करता है तो वो एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन कर रहा है, मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शन में स्पेसिफिकली आपके पास क्या आता है, प्लानिंग आती है, ठीक है। फिर वो टास्क को ऑर्गेनाइज करता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो वर्क को एफिशिएंटली पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लीडरशिप क्वालिटी कहाँ पर मतलब कि फिट बैठ रही है, तो ये आपके पास फिट बैठ रही है एकदम मैनेजमेंट रोल के अंदर फिट बैठ रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ये जब लीडर आपके पास काम डिवाइड करता है ना, तो ये आपके पास एक मैनेजमेंट फंक्शन है, जो कि मैनेजमेंट फंक्शन में आपके पास आता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ठीक है। और इसके अंदर लीडर आपके पास क्या करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, टास्क असाइन करता है, टाइमलाइन सेट करता है, ठीक है, जिससे कि जो भी रोल्स हैं इंडिविजुअल्स के वो क्लियरली डिफाइन हो सके, ठीक है। दूसरा देखा जाए कि कोलैबोरेटिव सही क्यों नहीं है, ठीक है। कोलैबोरेटिव का मतलब तो ये हो गया कि आपके पास वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है लीडर डिवाइड्स वर्क, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड्स की बात हो रही है। कोलैबोरेटिव में तो आपके पास वर्किंग टुगेदर काम हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडिंग वर्क वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। गोल सेटिंग वाला गलत क्यों है, गोल सेटिंग आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि कोई टारगेट डिफाइन कर दिया उनको, टारगेट डिफाइन में आपके पास टास्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता, ठीक है, काम डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट फंक्शन में आपके पास, मैनेजमेंट में बेसिकली आपके पास आता है रिसोर्सेज एलोकेट, रिसोर्सेज एलोकेशन, एलोकेट्स, ठीक है। और आपके पास आता है टास्क असाइन टास्क्स, ठीक है। और आपके पास टाइमलाइन सेट आता है, सेट्स टाइमलाइन, ठीक है। और इसके अंदर आता है आपके पास इंश्योर रोल्स भी, जिसको जो काम मिला वो क्लियरली डिफाइन हो, है ना। इंश्योर रोल्स आर क्लियरली डिफाइन, ठीक है, ये चीज। ओके, तो हम गोल सेटिंग भी आपके पास गलत बनता है और कोलैबोरेटिव भी गलत बनता है। अच्छा, मोटिवेशनल गलत क्यों है, मोटिवेशनल का मतलब ये होगा ना, इंस्पायर कर रहा है, एनकरेज कर रहा है टीम मेंबर्स को। यहाँ पर डिवीजन कहाँ पर हो गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क आपके पास डायरेक्टली जो रिलेट करता है वो मैनेजमेंट फंक्शन से करता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ए वो करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट पीवाईक्यू आपके पास फिफ्थ। The aim of the Samagra Shiksha Yojana is to ensure quality education with an equitable and inclusive classroom environment. This aim is in accordance with which Sustainable Development Goal SDG? Okay, तो मे भी आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, पहले तो इसके अंदर जो टर्म यूज हुई है वो देख लेते हैं अपने। इसके अंदर टर्म यूज हुई है आपका समग्र शिक्षा योजना। ये समग्र शिक्षा योजना आपके पास क्या है, ये आपके पास एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी, जिससे कि आपके पास, ठीक है, स्कूल एजुकेशन इंप्रूव हो सके, प्री प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिख देता हूं मैं। ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन भी कहां से कहां तक, आपके पास प्री प्राइमरी से लेकर आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। ओके, देखिए आगे क्या है, द एम ऑफ समग्र शिक्षा योजना इज टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, बात सही है इसकी, विद एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ओके, ये तो इसने डेफिनेशन दे दी है, जो काम है वही बता दिया है। द एम इज इन अकॉर्डेंस विद विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पर आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके पास क्या है, 5 3 2 4 ये दे रखे हैं। देखिए हम एक एक करके सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे SDG 5 है, SDG 5 आपको बताता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में,
ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी, ठीक है। इसका बेसिकली फोकस ये है कि आपके पास जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, एलिमिनेट हो, ठीक है, जिससे कि इक्वालिटी मिले वुमेन्स को भी और गर्ल्स को भी, ठीक है। ये तो आपके पास जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी 3 के बारे में। एसडीजी 3 आपके पास बेसिकली फोकस करता है गुड हेल्थ और आपके पास वेल बीइंग के बारे में। वेल बीइंग के लिए आपके पास ये इंक्लूड है इसके अंदर, मतलब कि ये डील कर रहा है आपके पास हेल्थ केयर के रिलेटिंग और आपके पास डिजीज प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। एसडीजी 2 देखा जाए, एसडीजी 2 आपके पास जीरो हंगर को कहता है, जीरो हंगर, ठीक है। जीरो हंगर का मतलब ये है कि आपके पास हंगर को खत्म कर देना है, भूखमरी को खत्म कर देना है और आपके पास फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मिड डे मील्स के बारे में आ गया ना, तो ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो ये एसडीजी 2 भी गलत है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं देखूं, आपके पास आ गया एसडीजी 4। तो एसडीजी 4 आपके पास क्या है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। और प्रमोट करता है आपके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है। तो एसडीजी 4 आपके पास एकदम सही बैठता है समग्र शिक्षा योजना के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस आ जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाएगा, टीचर ट्रेनिंग आ जाएगी, और जो जेंडर और सोशल गैप्स है आपके पास वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है, एसडीजी 4। ओके, Okay, next PYQ आपके पास सिक्स्थ वन, which of the following statements related to Diksha portal is not correct? तो यहाँ पर आपके पास जो डी रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है डिजिटल को, ठीक है, डिजिटल, ठीक है, और आई रिप्रेजेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पर के रिप्रेजेंट करता है ए नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज, और एस एच ए फॉर शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग हो रही है, किसके बीच में आपके पास नॉलेज शेयर हो रही है, इट इज सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म बेसिकली डिजाइन टू हेल्प टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर टीचर्स अपना जो भी एजुकेशन कंटेंट है वो अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या, थ्रू दिस पोर्टल टीचर कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, ये तो सही है आपके पास, ठीक है, करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट नहीं है। दिस पोर्टल कैन बी यूज्ड ओनली बाय टीचर्स, तो ये देखिए ये गलत है, देखिए ओनली बाय टीचर्स नहीं, आप पास स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी एसेस्ड ओनली आफ्टर स्कैनिंग, तो क्यूआर कोड, देखिए एनसीईआरटी बुक्स में आपके पास क्यूआर कोड होता है, तो उसको आप स्कैन करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपके पास ये बुक्स वगैरह हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आपके पास ये भी आपके पास करेक्ट बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्स्ट कंटेंट कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड शेयर, देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना आप कोई भी कंटेंट स्टोर भी नहीं कर सकते और शेयर भी नहीं कर सकते, देखिए गलत है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो दीक्षा ऐप है ना, दीक्षा ऐप के अंदर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, जो आप ऑफलाइन भी, मतलब कि आपके पास नेट बंद है तो भी आप उस चीज को वापस देख सकते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस होती हैं, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर नेट बंद करके वापस ला सकते हैं, ठीक है, उनको शेयर भी किया जा सकता है साथ में, ठीक है, मतलब कि आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके पास ये जो था आपके पास, ये भी आपके पास गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इनकरेक्ट है वो आपके पास बी एंड डी है, तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट बनती है फोर्थ बनती है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेवंथ पीवाईक्यू, व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन द फॉर्मूला पोस्ट कॉर्ब गिवन बाय द लूथर गुलिक फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पोस्ट कॉर्प आपके पास क्या है, एक फेमस एक्रोनिम है, ठीक है, जो कि लूथर गुलिक ने दिया था, जैसे नाम भी बता रहा है आपके पास ये, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली इस बात को डिस्क्राइब करता है, कोर फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट, ठीक है, आप बेसिकली इन द एरेना ऑफ एजुकेशनल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके पास, ये क्या बताता है हमें, ये आपके पास बताता है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द कोर फंक्शन of administration and management especially in educational and public institution। अब देखिए ये जो पोस्ट कोर्ब है, पोस्ट कोर्ब का आपके पास फुल फॉर्म क्या है, ई फॉर यहाँ पर है प्लानिंग, ठीक है, ओ फॉर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है,
S4 है आपके पास यहाँ पर स्टाफिंग, ठीक है। D4 है यहाँ पर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, समटाइम्स को डायरेक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। और C4 आपके पास, आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग, CO दोनों ही, ठीक है, CO दोनों ही आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। R4 यहाँ पर रिपोर्टिंग, R4 रिपोर्टिंग, और B4 यहाँ पर आपके पास है बजटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पास D किसके लिए स्टैंड करता है, D आपके पास डायरेक्टिंग के लिए स्टैंड करता है, डायरेक्शन भी कहते हैं ऐसे, तो आपके पास ये करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड RSTB, RSTB, RSTB आपके पास फॉर्मली कब आपके पास एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1974, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ काउंसिल ऑफ RSCERT। तो देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि RSCERT है क्या आपके पास, है ना। RSCERT आप जान तो लीजिए पहले। तो RSCERT की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसकी मैं फुल डेफिनेशन लिख भी देता हूँ यहाँ पर, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग आ गया इसका। ओके, तो RSCERT का बेसिकली फंक्शन क्या, आपने अब इसकी फुल फॉर्म जान ली। RSCERT का बेसिकली फंक्शन है आपके पास, ये करिकुलम डेवलप करता है, टेक्स्ट बुक और मटेरियल डेवलपमेंट इनके अंदर ही आता है, ठीक है। और ये एजुकेशन रिसर्च करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म में भी एजुकेशन रिसर्च, और ये सर्वे करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि इनकी नई नई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती रहे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये आपके पास इसका कोर काम तो आपके पास आप जानते हैं कि टीचर एजुकेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन भी इसके अंदर ही आता है। और इनका फोकस आपके पास प्लानिंग, मैनेजमेंट और एंड फाइनेंसिस पे भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं इसके अंदर। तो देखिए जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर है मास कम्युनिकेशन सर्विस डिवीजन, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया RSCERT के बारे में, ठीक है। दूसरा इसके अंदर टीचर एजुकेशन डिवीजन, तो देखिए ये तो इसका कोर काम है ना, इस पे ये इसका कोर काम है, ये तो सही है एकदम, ठीक है, ये काम करता है आपके पास, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आता है आपके पास ये। तीसरा आपके पास प्लानिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस डिवीजन, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ इसके अंदर डिवीजन ऑफ एजुकेशन सर्वे रिसर्च एंड पॉलिसी, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो सही आंसर बनता है वो फर्स्ट बनता है, मतलब ये तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसने अज्यूम किया था नॉट अ डिवीजन, नॉट अ डिवीजन, तो आपके पास मास कम्युनिकेशन सर्विस डिवीजन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10th, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड subjects in class 10th and 12th by Rajasthan State Open School। ओके, RSOS, ठीक है, इसकी भी आप डेफिनेशन याद रखेंगे, फुल फॉर्म आपके पास RSOS की है, RSOS, ठीक है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। देखिए ये आपके पास क्या करता है, तो देखिए ये आपके पास परमिट करता है, मतलब कि आप कोई भी 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं आपके पास, जो भी इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन टिपिकली ये इस बात पे होता है कि एटलीस्ट आप एक 1 लैंग्वेज तो चुने ही चुने, ठीक है, और 4 आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के चॉइस के होते हैं, ठीक है, पर इसमें एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर मतलब कि एटलीस्ट 1 तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हो गया, और 4 आपके पास वैसे एडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 5, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, next question, as per the norms and standard laid down under section 19 and 25 of RTE Act 2009, if a school running from class 1 to 5 has 130 students enrolled, how many teachers will be provided to it? ठीक है, यहाँ पर RTE एक्ट की बात हो रही है, RTE मतलब कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसके 19 और 25वें, ठीक है, 19 और 25वें सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, 19 और 25वां सेक्शन जो इसका 19 और 25 का सेक्शन है, वो इस बात पे, तो यहाँ पर आपके पास बात की गई है स्टूडेंट रेशियो एंड मिनिमम नंबर ऑफ टीचर आपके पास प्राइमरी स्कूल में कितने होंगे, प्राइमरी स्कूल मतलब कि 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जैसे 60 तक स्टूडेंट है, उनके लिए आपके पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 61 to 90 है, 3 टीचर्स होते हैं, 91 to 120 आपके पास टीचर्स 4 होते हैं, ठीक है, 121 to 200 और आपके पास टीचर्स कितने होते हैं, 5+1 हेडमास्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 130 स्टूडेंट की बात कर रहा है, मतलब कि वो इस बैरियर में चला गया है। यहाँ पर मेरे को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 5+1 हेडमास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी टीचर्स, टीचर्स के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम बैठता है इसके अंदर, ठीक है। Next question, what is the name of the rule made by the Rajasthan government to implement the Right to Free and Compulsory Education Act 2009? ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE आपके पास 2009 है, ये आपके पास 2010 में आपके पास अक्रॉस द इंडिया पूरे इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि हर एक स्टेट अपने मतलब की ढांचे के हिसाब से, अपने मतलब की एरिया के हिसाब से अपने रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, इस RTE एक्ट में, ठीक है, अपने स्टेट में। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस चीज को नोटिफाई किया था विद सम स्पेसिफिक रूल्स इन 2010। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनता है राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था उसको इम्प्लीमेंट इन्होंने 2010 में कर दिया था यहाँ पर ये राजस्थान में।